ओके हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सीपीसी। सीपीसी मतलब क्या था? सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। सब याद है क्या क्या पढ़ा था? रेस सब जुडिस क्या होता था? स्टे ऑफ सूट्स। रेस जुडिकाटा क्या होता था? अगर पहला केस डिसाइड हो चुका है तो सेम केस दूसरे कोर्ट में नहीं हो सकता। डिक्री होल्डर कौन होता था? जिसके फेवर में डिक्री हो। जजमेंट डेटर कौन होता था? जिसके अगेंस्ट केस किया गया हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस कहां किया जा सकता था? जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन डिसाइडेड नहीं है तो कहीं भी कर सकते हैं। अगर अनसर्टेन है तो भी प्लेंटिफ के ऑप्शन पे कर सकते हैं। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी या टॉर्ट है तो जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहां डिफेंडेंट रहता है। और बाकी सब केसेस में वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और ऑर्डिनरली वर्क्स फॉर गेन। ठीक है। मिस जॉइंडर की बात कर रहे थे हम लोग, याद आया? लास्ट टर्न पे हम लोग ने दो टॉपिक्स पढ़े थे जो शायद आपकी बुक में नहीं थे। नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी कौन सी पार्टी थी? जिसके बिना केस का जजमेंट नहीं हो सकता, प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते। और प्रॉपर पार्टी कौन सी पार्टी थी? हाँ, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है केस के, बट हाँ ही शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फाइनल जजमेंट। ओके। फिर हम लोग बात कर रहे थे मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर की। नॉन जॉइंडर क्या था बताओ? नॉन जॉइंडर, हाँ, जो नेसेसरी पार्टी थी उसका केस में होना जरूरी था, लेकिन अगर नेसेसरी पार्टी को पार्टी नहीं बनाया गया देन दैट वाज द केस ऑफ नॉन जॉइंडर। और मिस जॉइंडर क्या था? आपको याद है हमने आपके खिलाफ दूसरा केस किया तो सर ने दूसरा केस किया था। कुछ कुछ याद आया? फिर हमने और सर ने क्या कहा था कि हम लोग मिल के केस कर लेंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मेरा कॉज ऑफ एक्शन अलग है, उनका कॉज ऑफ एक्शन अलग है, सो दिस वाज द केस ऑफ मिस जॉइंडर। याद आ गया कुछ कुछ? ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो मिस जॉइंडर में यही लिखा था, where there are more plaintiffs than one, then they are joined together in one suit, but the right to relief in respect of or arising out of the same or transaction or series of transaction exists in such person does not arise out of the same act। मतलब एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं, समझिए। ए और बी ने केस किया है सी के ऊपर, यानी ए ने भी केस किया है सी के ऊपर और बी ने भी केस किया है सी के ऊपर। अब अगर इन दोनों का कॉज ऑफ एक्शन सेम है, यानी ए का भी वही दिक्कत थी और बी को भी वही दिक्कत थी, सी के खिलाफ केस आया और सी की जजमेंट में रिलीफ मिली, तो बताओ वही सेम रिलीफ दोनों को मिल जाएगी? दोनों का कॉज ऑफ एक्शन सेम था। लेट से सी ने ए का भी डिफॉर्मेशन किया था और बी का भी डिफॉर्मेशन किया था। ठीक है, अब दोनों ने मिलके केस किया, बताओ दोनों मिलके केस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। सी जो है इनके खिलाफ जो रेमेडी होगी वो सेम रेमेडी दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि दोनों का डिफॉर्मेशन का केस था। सो दिस इज नॉट मिस जॉइंडर। लेकिन इसी में अगर हम आपसे कहें एक से ज्यादा प्लेंटिफ हैं, इनका डिफॉर्मेशन का केस था और लेट से इनका कोई और था, टॉर्ट कोई और तरीके का टॉर्ट था। अब अगर इनकी रिलीफ मिलेगी तो क्या दोनों की सेम होगी? नो। सो दिस विल बी द केस ऑफ मिस जॉइंडर। ठीक है, फाइन। देखिए कॉज ऑफ एक्शन, अभी आगे एक और चीज है, कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ओके। और मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ये वही जो अभी हमने आपको बताया। इफ द प्लेंटिव्स आर नॉट जॉइंटली इंटरेस्टेड इन ऑल द कॉजेज ऑफ एक्शन, नॉट जॉइंटली इंटरेस्टेड इन ऑल द कॉजेज ऑफ एक्शन, समझ गए? ए का कॉज ऑफ एक्शन अलग है, बी का कॉज ऑफ एक्शन अलग है, देन इन दैट केस विल कम अंडर मिस जॉइंडर। ओके, एग्जाम्पल देखिए। देयर इज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन एक्स एंड वाई। किसके किसके बीच में डिस्प्यूट थी? एक्स और वाई के बीच में। ओवर अ पीस ऑफ लैंड विच इज इन पोजेशन ऑफ वाई। किसके पास थी वो लैंड? वाई के पास। अब एक्स ने केस किया है वाई के अगेंस्ट एंड ऑल्सो मेड जेड अ रेप्यूटेड बिजनेसमैन द ब्रदर ऑफ वाई एज अ पार्टी टू द सूट। ये बताओ क्या हुआ? प्रॉपर्टी किसकी थी? एक्स की थी, किसके पास? वाई के पास, और वाई ने उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में कर रखा था। तो टेक्निकली किसका केस किसके खिलाफ होना चाहिए? एक्स का केस होना चाहिए वाई के खिलाफ। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया? वाई के खिलाफ भी किया और उसके एक बिजनेसमैन भाई के खिलाफ भी किया। वो इसलिए ताकि जो बिजनेसमैन भाई है उसकी रेप्यूटेशन थी, उसको हम जबरदस्ती केस में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उसकी रेप्यूटेशन का लॉस हो जाएगा। यहां पर जो वाई के ब्रदर थे, ही इज नोवेयर इनटू पिक्चर, तो दिस विल बी द केस ऑफ
मिसजॉइंडर। ठीक है, फाइन। दिस इज अ मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। ये मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज हो गए, मतलब एक पार्टी को गलत ज्वाइन कर लिया गया। और सेकंड देखो, एक्स फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट वाई नॉट फॉर द प्रॉपर्टी इन इशू बट रेफर टू अ प्रॉपर्टी दैट वाज नेवर इन पोजेशन ऑफ वाई। ये बताओ क्या हुआ, एक्स फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट वाई नॉट फॉर द प्रॉपर्टी इन इशू बट रेफर टू अ प्रॉपर्टी दैट वाज नेवर इन पोजेशन। मतलब समझे, आपने मेरी दूसरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा था, लेकिन हमने आपके खिलाफ जो केस किया उसमें कोई और प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व कर ली। मतलब अंडरस्टैंड, ए और बी के बीच में झगड़ा हुआ, एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, लेट्स से वो कानपुर में सिचुएटेड थी, और एक प्रॉपर्टी थी वो लखनऊ में सिचुएटेड थी। ठीक है, लखनऊ वाली प्रॉपर्टी बी की थी और बी ही रह रहे थे। कानपुर वाली जो प्रॉपर्टी थी वो ए की थी, लेकिन बी ने अपने पास रख रखी थी। पहले केस समझना, बी वाली प्रॉपर्टी बी, सॉरी, लखनऊ वाली प्रॉपर्टी बी की ही थी, उसमें कोई क्लेम नहीं था। जो कानपुर वाली प्रॉपर्टी थी वो थी किसकी, ए की, लेकिन उस पर कब्जा किसने रखा था, बी ने। अब पहले बताओ कौन किसके ऊपर किस चीज का केस करेगा, ए करेगा बी के ऊपर कानपुर वाली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये सही है, लेकिन ए ने बी के ऊपर केस किया कि इन्होंने मेरी दो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, एक कानपुर वाली और एक लखनऊ वाली। अब बताओ यहां पर क्या होगा, ये जो लखनऊ वाली प्रॉपर्टी है दिस विल बी मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो कहीं से इन्वॉल्व ही नहीं थी। अगर पार्टी गलत जुड़ गई है तो मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज हुआ, अगर कॉज ऑफ एक्शन गलत जुड़ गया है तो मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हुआ। अब बताओ ये बात किसको किसको आ गई समझ में, पक्का क्लियर है? ये वाला एग्जाम्पल बस देख लेना, पहला वाला मिसजॉइंडर ऑफ पार्टी जब उसने रेप्यूटेड भाई को इन्वॉल्व कर लिया था, और दूसरा वाला जब उसने एक ऐसी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व कर ली थी विच वाज नॉट इन क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कोई डाउट? चलिए आगे। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन अ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ सूट। अब अगर आपने पिक्चरें वगैरह देखी हैं तो आपके प्रोसेस को कोरिलेट करेंगे, या तो आपने पिक्चरें देखी हैं या कोई केस चल रहा हो, तो आप इस प्रोसेस को कोरिलेट करेंगे। कह रहे केस में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला स्टेप देखो क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन। हमने आपको बताया था सिविल मैटर्स में हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्लेन, और क्रिमिनल मैटर्स में क्या कहते हैं, कंप्लेन। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन। अब जैसे ही एक पार्टी ने कंप्लेन फाइल करी, वैसे ही कोर्ट उस दूसरी पार्टी को बुलावा भेजता है, और लॉ में उस बुलावा भेजने को क्या कहा जाता है, समन। सुना है कभी आपने, समन भेजा गया? अगर कभी आपके नाम का समन आता है तो आप क्या करोगे, खुश हो जाओगे, फाइनली आज समन आ गया, स्टेटस लगा दोगे आई हैव रिसीव्ड इट। समन का मतलब ये है आपने जो कांड किया है कहीं वो पता चल गया है और अब कोर्ट ने आपको बुलाया है। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने कंप्लेंट फाइल करी, सपोजिटली हमने आपके खिलाफ केस किया है। ओके, तो सबसे पहले हमने कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करी, अब वो कोर्ट आपको क्या भेजेगा, समन। समन का मतलब होता है तुम्हारे खिलाफ ये कंप्लेन आई है, अब तुम आके अपना डिफेंस दो। ठीक है, सर्विस ऑफ समन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 5, व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन में बी इशूड टू द डिफेंडेंट बाय द कोर्ट। ये समन कौन भेजता है, पार्टी भेजेगी कि कोर्ट भेजेगा, कोर्ट। उसके बाद आप अपना क्या देंगे, डिफेंस। डिफेंडेंट जो अपना डिफेंस स्टेटमेंट भेजता है उसको रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। ये वर्ड ध्यान रखना, जो हमने कंप्लेन फाइल करी उसको क्या कहते हैं, प्लेन, और आप अपनी जो डिफेंस भेजते हो उसको क्या कहा जाता है, रिटन स्टेटमेंट। देखिए अब हमको बताओ ये क्यों लिखा है, सेट ऑफ काउंटर क्लेम। हमने आपको बताया था डिफेंस में ही तो लिखा जाता है कि आप सेट ऑफ मांग रहे हैं, काउंटर क्लेम मांग रहे हैं, इक्विटेबल सेट ऑफ मांग रहे हैं, तो आपको अपना डिफेंस भेजना है। जरा देखो कितने दिन के अंदर, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। जिस दिन आपको समन मिला है वहां से 30 दिन के अंदर आपको अपना डिफेंस भेजना होगा। दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजो दैट which may allow to file within 120 days on payment of cost। तो वैसे तो 30 दिन का समय होता है, अगर कोई जस्टिफाइड रीजन है तो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके आपका ये टाइम एक्सटेंड करके मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 120 डेज। तो 3 हो गए। सबसे पहले हमने कंप्लेन फाइल करी, कंप्लेन फाइल करते ही आपके ऊपर क्या भेजा गया, समन। ठीक है, समन मिलते ही आपको अपना क्या भेजना होगा, डिफेंस। कितने दिन के अंदर डिफेंस भेजना होगा, 30 डेज। अब क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ द पार्टी। अब बताओ क्या होगा, पूछ रहे हो कुछ? हाँ हाँ बताओ।
प्लेंट में लिखा जाता है, ठीक है। देखो इसीलिए इक्विटेबल सेट ऑफ नहीं लिखा, सेट ऑफ तो एसेटेंड सम ऑफ मनी पहले ही था, वो तो हम पहले ही क्लेम कर देंगे। इक्विटेबल सेट ऑफ नहीं लिखा क्योंकि इक्विटेबल सेट ऑफ तब होगा जब लास्ट में कोर्ट कहेगा। प्लेंट में हमने रिलीफ मेंशन करी होगी कि आप हमें कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना दिलवाइए, तो वो डिफेंस में अपना स्टेटमेंट प्लेस कर देगा कि जो भी अमाउंट डिसाइड होगा उसमें से इतना अमाउंट हम सेट ऑफ करवाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ द पार्टी का मतलब क्या हुआ, अब दोनों पार्टीज को कोर्ट में बुलवाया जाएगा, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द पार्टी, इमेजिन कर लो पूरा कोर्ट में आ गए दोनों, ठीक है, कटघरे में खड़े हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 द पार्टीज शुड अपीयर ऑन द डे फिक्स्ड बाय समन। अब बताओ क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। ये बताओ क्या हो रहा है, पूछताछ। अब दोनों पार्टी से पूछताछ हो रही है। द कोर्ट एग्जामिन्स द पार्टीज टू द कोर्ट। फ्रेमिंग ऑफ इशू, दोनों पार्टी से पूछताछ होने के बाद इशू फ्रेम किए गए कि क्या क्या मेन इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होती है, हियरिंग। ये बताओ क्या होता है, जिस दिन कोर्ट अपनी सुनवाई देता है कि फाइनल हियरिंग इस दिन होगी, नॉर्मली जिस दिन होता है उस दिन फिर एडजर्न कर दिया जाता है कोर्ट, और फिर कोर्ट कहता है अब हम अपनी हियरिंग सुनाएंगे। जिस दिन उसकी हियरिंग होती है उसी में वो अपनी क्या प्रोनाउंस कर देता है, जजमेंट। अब देखो लास्ट में जजमेंट लिखा है, द कोर्ट प्रोनाउंसेस द डिक्री। डिक्री प्रोनाउंस करेगा और उसी को ही रिटन फॉर्म में जब रीजंस के साथ स्टेट किया जाएगा तो उसी को क्या कह दिया जाएगा, जजमेंट। अच्छा ये लाइन देखो, प्रोनाउंस द डिक्री, डिक्री अनाउंस करेगा और रिटन फॉर्म में जो होगा वो क्या होगा, जजमेंट। स्टेजेस समझ आ गए। सबसे पहले क्या हुआ, हमने कंप्लेन फाइल करी, फिर आपको समन भेजा गया, समन के बाद आपको अपना डिफेंस भेजना है, उसके बाद दोनों पार्टीज को कोर्ट में बुलवाया गया, फिर क्या हुआ, एग्जामिनेशन हुआ। एग्जामिनेशन के बेसिस पे इश्यूज फ्रेम हुए, वो जो लॉयर कहते हैं ना पॉइंट टू बी नोटेड, ये वो इशू फ्रेम कर रहा है, क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं। फिर उन इश्यूज के फ्रेम के बेसिस में क्या हुआ, हियरिंग हुई, और हियरिंग के बाद उन्होंने अपनी फाइनल जजमेंट सुना दी। बस इतना करने में सालों लग जाते हैं, समझ गए। यही तो स्टेजेस होते हैं, इन्हीं पे तो तारीख पे तारीख मिलती रहती है। ओके, आप फटाफट करवा लेंगे फटाफट ना। डिलीवरी ऑफ समन। अब देखो समन की बात आती है, कैसे दिया जाता है, किसको दिया जाता है। व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड द कोर्ट इशूज एन ऑर्डर, और कोर्ट के उस ऑर्डर का नाम क्या होता है, समन, टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। हमने समन भेजा और समन के अगेंस्ट वो अपना क्या फाइल करेंगे, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इफ एनी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ समन। नो समन इज टू बी इशूड, ये देखो क्या लिखा है, नो समन इज टू बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन एंड एडमिटेड द प्लेंटिव्स क्लेम। मतलब समझे क्या हुआ, जिस दिन हम कंप्लेन फाइल करने गए उस दिन आप भी कोर्ट में पहुंच गए, आपने कहा हाँ हाँ जो इल्जाम ये लगा रही है हमें मंजूर है, हम कबूल कर रहे हैं, तो कोर्ट आपसे क्या कहेगा, नहीं ऐसे कैसे, अभी तुम वापस जाओ, पहले हम तुम्हें समन भेजेंगे तब तुम अपना मुंह लेके आना। ये थोड़ी, जब वो आ गया है खुद कह रहा है, समन का मतलब होता है कोर्ट में बुलवाना, जब वो खुद ही कोर्ट में आ गया है, अपने क्लेम को एडमिट कर रहा है, ऐसे केस में फिर समन भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द डिफेंडेंट में अपीयर। अब डिफेंडेंट कैसे आएगा, या तो खुद आ सकता है या फिर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड प्लीडर। ड्यूली इंस्ट्रक्टेड प्लीडर कौन हो गया, लॉयर, या तो वो खुद आ जाए या तो लॉयर के साथ आ जाए, ठीक है। एवरी समन मस्ट बी साइंड बाय द जज। जब आपके नाम का समन आए तो उसमें ये जरूर देखना जज का सिग्नेचर है कि नहीं है। कोई भी पन्ना ऐसे दिखा देने से, एक पेपर था उसमें लिखा था समन, आपने उससे पूछा समन लाए, उसने कहा ये है, आपने कहा चलो, प्रॉपर चेक करना समन में किसका नाम है, कोर्ट का साइन है कि नहीं, जिसने सर्व किया प्रॉपर तरीके से सर्व हुआ है कि नहीं, आपका नाम लिखा है कि नहीं। जब ये सब देख लेना तब उसका डिफेंस का नोटिस बनाना तैयार करना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एवरी समन मस्ट बी साइंड बाय द जज और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर एंड सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट एंड बी अकम्पनीड बाय अ कॉपी ऑफ प्रिंट। समन के साथ क्या लगी होती है, कंप्लेन की कॉपी, वो भी पढ़ना कि क्या कंप्लेन है मेरे खिलाफ जो हमको बुलवाया जा रहा है। खुद ब खुद सारे गुनाह कबूल नहीं कर लेना, ठीक है। आगे देखो, द ऑर्डिनरी मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन। नॉर्मली कैसे सर्विस किया जाता है, डायरेक्ट सर्विस इज बाय डिलीवरी और टेंडरिंग अ कॉपी ऑफ इट साइंड बाय द जज और कॉम्पिटेंट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू द पर्सन समन
ईदर पर्सनली और टू हिज एजेंट। समन कैसे दिया जाता है? पर्सनल डिलीवरी, मतलब आपको हाथ में पकड़ाया जाता है, ठीक है, आपको हाथ में पकड़ाया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, ईदर पर्सनली और टू हिज एजेंट, या तो आपको हाथ में पकड़ाया जाएगा या आपके एजेंट को, और एनी एडल्ट मेल फीमेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। आपके घर पे समन देने गए, आप नहीं थे, तो आपके घर के एडल्ट मेल फीमेल मेंबर को भेजा जाएगा। घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे, उनको समन पकड़ा दिया, फिर थोड़ी देर बाद बच्चों ने नाव बना दी समन की और बहा दिया, वो जा रहा है समन, ठीक है, ये रॉन्ग डिलीवरी ऑफ समन मानी जाएगी। ओके, अगेन सिग्नेचर ऑब्टेन्ड, सिग्नेचर ऑब्टेन्ड समझ गए, आपको समन देके आपसे साइन करवाया जाएगा कि आपने ये रिसीव किया है। तो वैसे तो डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजते हैं, कि रजिस्टर्ड, अभी देखेंगे कैसे कैसे भेजते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दिया और फिर उसने आपसे साइन करा लिया कि आपको ये कॉपी डिलीवर कर दी गई है। तो या तो कोर्ट का बंदा खुद आएगा आपको देने, या रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया जाएगा। नोटिस तो देखो किसी भी चीज का हो सकता है, समन इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ अभी पढ़ा रहे ये पॉइंट, अभी पढ़ा रहे, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, अभी बस यही बताएंगे, अभी समन ही डिस्कस करने वाले हैं। ये एडल्ट मेल फीमेल वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर घर के बाहर बच्चों को पकड़ाया है तो वैलिड डिलीवरी ऑफ समन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगेन आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं डिफेंडेंट के लॉयर, बार बार हम यही बात आपको क्लियर करते हैं, लेकिन आप बार बार अपने आप को हमारा ही समन आ गया, ठीक है, यू आर इन द पोजिशन ऑफ लॉयर। मेरा कहने का मतलब यह, अगर आपके क्लाइंट को ऐसे समन दिया गया है तो आपके पास एक ये वैलिड पॉइंट है कि भैया अभी समन ही नहीं भेजा गया है, लॉ में लिखा है एडल्ट मेल फीमेल मेंबर को देंगे, लेकिन देखिए किनको देके चले गए, ठीक है, फाइन। ये बार बार याद दिलाना पड़ता है बच्चों को इस चैप्टर में। नाउ ऑर्डर 5 रूल 9 सब्स्टिट्यूटेड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोवाइड्स दैट। अब ये समन के पॉइंट्स हैं, ठीक है, मार्क करना, पहले पॉइंट नंबर 1 मार्क करो, फर्स्ट पॉइंट को, where the defendant resides within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted। पहले सिचुएशन बताओ क्या है, defendant resides within the jurisdiction of the court in which suit is instituted। हाँ, जहां केस हमने किया है जिस कोर्ट में, उसी के jurisdiction में डिफेंडेंट रह रहा है, तब तो सिंपल है, कोर्ट का कोई भी ऑफिसर डायरेक्टली जाके सर्विस कर देगा समन की, ओके, और हैज एन एजेंट रेसिडेंट विद इन दैट jurisdiction, देन लास्ट में देखना, बी डिलीवर्ड और सेंट ईदर टू द प्रॉपर ऑफिसर और टू बी सर्व्ड बाय हिम और वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स और टू सच कुरियर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। तो या तो कोर्ट का कोई ऑफिसर आपको डायरेक्टली समन दे देगा, या कुरियर सर्विसेज को दे दिया जाएगा जो आपको समन देके आपसे साइन करवा लेगा, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन क्या हो गई, अगर आप उसी ज्यूरिसडिक्शन में हैं जहां पर वो कोर्ट है, ओके। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट मार्क करना, द सर्विस ऑफ समन, ये मत सोचना पॉइंट डले हुए हैं तो ना मार्क करें, अभी कुछ और भी मार्क कराना इसलिए कह रहे हैं, 2 डाल लो चुपचाप। द सर्विस ऑफ समन में बी मेड, देखिए कैसे सर्विस करी जाएगी, बाय ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयर ऑफ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू समझ गए, हाँ, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू में आपको दिया जाएगा, फिर आपसे साइन कराया जाएगा, रिसीविंग ली जाएगी, रिसीविंग समझ गए कि आपको ये समन मिला है, ठीक है। तो सर्विस ऑफ समन में बी मेड बाय डिलीवरिंग और ट्रांसमिटिंग अ कॉपी देयर ऑफ बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू अड्रेस टू द डिफेंडेंट और हिज एजेंट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट मार्क करो, फोर्थ वाला, ओके। इसमें थर्ड वाला जो पॉइंट था वो क्या हम बता दे रहे हैं, उन्होंने दिया नहीं है, वो ये कह रहे हैं अगर मान लो कोई दूसरा कोर्ट है और वो रह दूसरे कोर्ट में रहा है, दूसरे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में, ये भी तो पॉइंट था, कहां कहां कर सकते हैं, जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ या जहां डिफेंडेंट रह रहा है। तो पहली वाली सिचुएशन क्या थी, जहां वो रह रहा है तो वहीं के कोर्ट ने भेज दिया, और अगर सेकंड सिचुएशन है वो रह कहीं और रहा है और केस कहीं और फाइल हुआ है, तो जहां केस फाइल हुआ है वहां का कोर्ट उस दूसरे कोर्ट को डायरेक्ट करता है कि आप उसके ऊपर समन भेज दीजिए। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हुआ, ठीक है। जहां हमने केस फाइल किया वो कोर्ट उस दूसरे कोर्ट को डायरेक्ट करेगा और वो दूसरा कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में रहने वाले डिपेंडेंट के ऊपर समन सर्व करेगा, ओके। अब देखिए क्या लिखा है, व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट और एनी अदर रिसिट purporting to be signed by the defendant is received by the court or postal article containing the summon is received back by the court।
अब आप ज्यादा कलाकार निकले, आपने क्या किया, आपके नाम का समन आया, आपने लेने से मना कर दिया। आपने कहा ना हम समन लेंगे और ना आगे का प्रोसेस बढ़ेगा, क्योंकि जब तक हम समन लेंगे नहीं तब तक अगला स्टेप नहीं हो पाएगा। तो आप दूर से देखते थे कि जब पोस्टमैन आ रहा है तो आप छिप जाते थे, अंदर से गेट बंद कर लेते थे, ठीक है। या फिर पोस्टमैन ने आपको देने की कोशिश करी और आपने उसके मुंह पे मना कर दिया कि वापस ले जाओ, हम नहीं लेंगे समन। अब क्या होगा? When an acknowledgement or any other receipt purporting to be signed by the defendant is received by the court, or postal article containing the summon is received by the court with an endorsement, देखना ध्यान से, purporting to have been made by postal employee, उस समन के ऊपर किसने लिखा था? पोस्टल एम्प्लॉय ने लिखा था। क्या लिखा था? To the effect that defendant or his agent has refused to take the delivery of postal article। बताओ क्या हुआ? कह रहे हैं वो जो आपका समन था वो वापस कोर्ट के पास आ गया और उस चिट्ठी के ऊपर अब एक एंडोर्समेंट थी। एंडोर्समेंट मतलब कुछ लिखा हुआ था। किसने लिखा था? पोस्टल एम्प्लॉय ने। क्या लिखा था? कि हमने उनको देने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा पढ़ो। The summon or had refused to accept the summon, then the court issuing the summon shall declare that summon had been duly served। मतलब मान लिया जाएगा कि आपको समन मिल गया। आप सोचो ऐसे तो आप कभी समन लो ही नहीं, और जब तक आप समन नहीं लोगे केस आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं अगर पोस्टल एम्प्लॉय ने लिख के दे दिया कि हम तो आपको समन देने गए थे लेकिन आपने समन रिसीव नहीं किया, देन इन दैट केस ये मान लिया जाएगा कि आपको समन डिलीवर हो गया है। एनी डाउट? नहीं, यहाँ ये मान रहे पोस्टल एम्प्लॉय को इज अ न्यूट्रल पार्टी। कोई प्राइवेट पोस्ट से थोड़ी जाता है, सरकारी है ना। तो गवर्नमेंट के पोस्टल एम्प्लॉय का अगर एंडोर्समेंट है एंड इट इज रिसीव्ड बैक तो मान लिया जाता है कि इज राइट। और वैसे भी सोचो ना, वापस भेजने में उसका कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान ही है डिफेंडेंट। मतलब ये पोस्टल एम्प्लॉय कहाँ से इन्वॉल्व हो गया? ठीक है, अगर वो रिसीव करा है तो ठीक है, अगर वापस भेज रहा है तो भी हम रिसीव कर लेगा तो भी मान लेंगे समन मिल गया है, और वो वापस भेज रहा है तो भी मान लिया जाएगा समन है। ठीक है, तो इसलिए अगर पोस्टल एम्प्लॉय ने एंडोर्स कर दिया है तो कोर्ट मान लेगा कि आपने वापस किया है। ओके, अब फोर्थ देखना, ये पॉइंट मार्क करो फोर्थ। वेयर, ये पॉइंट्स किस चीज के हम आपको बता रहे हैं? डिलीवरी ऑफ समन अंडर सीपीसी। ठीक है, सीपीसी के अंडर समन डिलीवर के क्या क्या पॉइंट्स हैं। फोर्थ में बताओ क्या हो रहा है? Where the court is satisfied that there is a reason to believe that the person summoned is keeping out of the way for the purpose of avoiding service। बताओ क्या कर रहा है वो? Person summoned is keeping out of the way for the purpose of avoiding service। वो छिप रहा है जानबूझ के। ऊपर पोस्टल एम्प्लॉय वाले में उसने मुंह पे मना कर दिया कि जाओ हमें नहीं लेना, इस वाले में वो पोस्टल एम्प्लॉय के सामने आ ही नहीं रहा है, वो छिप रहा है। कभी गेट बंद कर देता है, अंदर से लॉक कर देता है, कुछ भी कर देता है। तो क्या होगा? एंड द समन कैन नॉट बी सर्व इन ऑर्डिनरी वे, देन देखो क्या लिखा है, द सर्विस ऑफ द समन टू बी सर्व बाय अफिक्सिंग अ कॉपी thereof in some conspicuous place in the courthouse and also upon some conspicuous part of the house in which the person summoned is known to have last resided। अब बताओ क्या किया? आ गया समझ में? कह रहे हैं अगर आप छुप रहे हैं तो उस समन की कॉपी आपके घर के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट, कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट का मतलब घर की तिजोरी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ घरों में एक लेटर बॉक्स की जगह बनी होती है, देखा है आपने, तो वहां रख दो या गेट पे चिपका दो, ऐसे कर सकते। और एक अपने कोर्ट के नोटिस बोर्ड में लगा दो। कोर्ट के नोटिस बोर्ड का मतलब हो गया पब्लिक नोटिस कि भैया हमने इनके नाम का समन इशू किया था। ठीक है, तो अभी तक देखो कितने पॉइंट हुए। सबसे पहला क्या था? हमने उनको समन भेजा कब? जब वो उसी डिस्ट्रिक्ट में है जिस डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट फाइल हुई है, तो उनका जो कोर्ट है वो डायरेक्टली उनको समन भेज देगा। फिर सेकंड पॉइंट कौन सा था? हाँ, अगर हम किस तरह से भेजेंगे? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या कुरियर से भेजेंगे उनको। फिर थर्ड पॉइंट किस चीज का पढ़ा? कि हमने उनको भेजा लेकिन उन्होंने पोस्टल एम्प्लॉय को मना कर दिया। अगर पोस्टल एम्प्लॉय ने इस चीज का एंडोर्समेंट लिख दिया उसके ऊपर तो ये मान लिया जाएगा कि समन सर्व कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट किस चीज का था? अगर कोर्ट को लग रहा है कि आप जानबूझ के छिपने की कोशिश कर रहे हैं, देन इन दैट केस अपने कोर्ट हाउस की कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे और आपके घर के किसी पार्ट में उस समन को चिपका दिया जाएगा।
हिंदी में कहते हैं चस्पा कर दिया जाता है, सुना है कभी ये वर्ड? समन को चस्पा कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है जो आप बोलते हो, तो वो गेट पे लगा दिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आओ फिफ्थ पॉइंट, ये वाला, इन केस ऑफ अ डिफेंडेंट हु इज अ पब्लिक ऑफिसर। ओके, पब्लिक ऑफिसर का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कह रहे हैं अगर डिफेंडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके ऑफिस भेज दो, समन वहां तो आएगा ही, समझ गए? ठीक है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इनको ट्रस्ट किस पे हो गया? उस एम्प्लॉयर पे। ओके, कह रहे हैं इन केस द डिफेंडेंट हु इज अ पब्लिक ऑफिसर, सर्वेंट ऑफ रेलवे, लोकल अथॉरिटी, द कोर्ट में इफ मोर कन्वीनियंट, उसको लग रहा है भैया घर पे तो ये मिल नहीं रहे हैं, तो इनके कहां भेज दो? ऑफिस पे भिजवा दो। सेंड द समन टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच ही इज एम्प्लॉयड। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्राइवेट में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये गवर्नमेंट का ही, कोर्ट का ही पार्ट मान रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और घर पे देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसका समन कहां भिजवा दिया जाता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जहां पे वो एम्प्लॉय है। एनी डाउट इन दिस पॉइंट? ठीक है, फाइन। सिक्स्थ पॉइंट मार्क करो, वेयर द पर्सन एक सेकेंड, सिक्स्थ ये वाला है, देखो, इन केस ऑफ अ सूट बीइंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन, मिल गया? कह रहे हैं अगर कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन समझ गए किसके नाम का समन आया है? कंपनी के नाम पे समन आया है, जरा पढ़ो किसके नाम पे भेजते हैं। ठीक है, कह रहे हैं अगर कंपनी के नाम का समन है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है चैप्टर। कह रहे हैं अगर कंपनी के नाम का समन है, देन इट विल बी सर्व्ड ऑन द सेक्रेटरी और एनी अदर डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, और by leaving it or by sending it by post addressed to the corporation at the registered office। और अगर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो जहां कॉर्पोरेशन अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा, अगर कंपनी है तो सेक्रेटरी या डायरेक्टर के नाम पे भेजा जाएगा और रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। सेवेंथ पॉइंट मार्क करिए, अगर पार्टनरशिप फर्म है, वेयर पर्सन्स आर टू बी स्यूड एज पार्टनर्स इन द नेम ऑफ देयर फर्म, तो समन किस नाम पे होगा? फर्म के नाम पर होगा। और कहां भेजा जाएगा? कह रहे हैं प्रिंसिपल प्लेस एट विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरीड ऑन। अब बताओ सारे पॉइंट्स आ गए समन के, कि सर्विस ऑफ समन कैसे कैसे किया जाता है, ये 7 पॉइंट्स में मेंशन करना होगा। हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या था? अगर सेम ज्यूरिसडिक्शन में है तो वही कोर्ट भेज देगा। सेकंड, कैसे भेजा जाएगा? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू भेजा जाएगा। थर्ड क्या था? समन भेजा गया था लेकिन आपने मना कर दिया, और पोस्टल एम्प्लॉय ने अगर ये बात लिख दी तो मान लिया जाएगा कि समन डिलीवर हो गया है। फोर्थ कौन सा था? आप छिप रहे हैं, आप समन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपके घर के किसी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे लगा दिया जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। अगर आप कंपनी है तो सेक्रेटरी या डायरेक्टर के नाम पे होगा और रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिया जाएगा। और अगर आप पार्टनर हैं तो फर्म के नाम पे समन होगा और आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भेज दिया जाएगा। एनी डाउट? ठीक है, फर्म पे नाम पे लिखा है ना, वे पर्सन्स आर टू बी स्यूड एज पार्टनर इन द नेम ऑफ देयर फर्म। ठीक है, फर्म के नाम पे। कलेक्टिवली मान सकते हैं, फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी हुई नहीं, ठीक है, हाँ, तो सेपरेट लीगल एंटिटी हुई नहीं, लेकिन उनका एक फर्म नेम एग्जिस्ट कर रहा है, तो बजाय इसके कि हम सारे पार्टनर्स के नाम लिखें, फर्म के नाम पे चला जाएगा। ठीक है, पनिशमेंट वही होगी, अगर फर्म के नाम पे भी आ रहा है तो लाइबिलिटी तो पार्टनर्स को ही बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब समन के बाद अगली बात क्या थी? डिफेंस। कितने दिन में डिफेंस भेजते थे? 30 डेज में। द डिफेंडेंट हैज टू फाइल अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस within a period of 30 days from the date of service of summon। देखिए आगे लिखा है, if he fails to file the written statement, he is allowed to file the same on such other day as may be specified by the court। The time period for filing the written statement should not exceed 90 days। ये अब वहां पे देखो लिखा है ना, नीचे और हो गया है, 120 डेज मैक्सिमम होता है। वैसे ऊपर चार्ट में लिखा था ना कि वैसे 30 डेज में कर सकते हैं, एक्सटेंड करते करते ये मैक्सिमम 120 डेज तक हो सकता है, यानी 120 दिन के अंदर आपको अपना डिफेंस भेजना होगा। ओके, ये पैराग्राफ बताओ क्या लिखा है? वे डिफेंडेंट बेसिस हिज डिफेंस अपॉन अ डॉक्यूमेंट और रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस क्लेम फॉर सेट ऑफ अ काउंटर क्लेम, he has to enter such document in a list and produce it in a court while presenting his written statement। बताओ इसका क्या मतलब हुआ?
हाँ, कह रहे हैं कि अगर आप अपने डिफेंस के साथ कुछ सबूत देना चाह रहे हो, जैसे आपने सेट ऑफ मांगा, काउंटर क्लेम मांगा, तो उसका आप कोई डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हो, तो वो डॉक्यूमेंट आपको अपनी डिफेंस के साथ लगाना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट की कॉपी लगवानी पड़ेगी कि भाई देखो, अगर हम सेट ऑफ मांग रहे हैं तो प्रीवियस केस में इतना इतने की जजमेंट थी, उसके हिसाब से हमको सेट ऑफ मिलना चाहिए। एनी डाउट? ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पार्टी। अच्छा, एक नॉन अपीयरेंस, अच्छा एक बात बताओ, अपीयरेंस वाला डे इमेजिन करो, ठीक है, अदालत लग गई, दोनों को आना है, ठीक है, कोर्ट आके बैठ गया, मतलब जज आके बैठ गया, ना प्लेंटिफ आया ना डिफेंडेंट आया, अब बताओ क्या होगा? तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, जज आके बैठ गया, सब बैठ गए, ना प्लेंटिफ आया ना डिफेंडेंट आया, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? केस को रद्द कर दिया जाएगा। जब प्लेंटिफ ही नहीं है, इल्जाम लगाने वाला नहीं है, डिफेंडेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो केस क्या हो जाएगा? डिसमिस। अच्छा, अब हमको बताओ, प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया, तो क्या माना जाता है? किसके फेवर में डिसीजन होगा? प्लेंटिफ के फेवर में डिसीजन हो जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि तुम्हारे पास अपनी डिफेंस में कहने के लिए कुछ नहीं था, तो प्लेंटिफ की बात सुन के डिसीजन दे दिया जाता है। ऐसे डिसीजन जिसमें एक पार्टी की बात सुन के डिसीजन दिया जाता है, इसको एक्स पार्टी डिसीजंस कहते हैं। सुना है कभी आप लोगों ने? एक्स पार्टी, एक्स पार्टी मतलब एक पार्टी की बात सुन के डिसीजन देना। अब आपको समझ में आया कि डिफेंडेंट के ऊपर क्यों ट्रक चलवाई जाती है पिक्चरों में? समझ में आया? हीरो के ऊपर क्यों ट्रक चलवाई जाती है जिस टाइम केस होता है? इसलिए कि वो आ नहीं पाएगा, अगर वो आ नहीं पाएगा तो केस ऑटोमेटिकली प्लेंटिफ के फेवर में हो जाएगा। लेकिन हमारे हीरो हीरो होते हैं, वो कब आते हैं बताओ? जैसे ही जज बोलता है तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, वैसे ही वो आता है ना, 1 मिनट जज साहब, वो आ गया। अगर वो आ गया तो फिर एक्स पार्टी नहीं हो पाया। ठीक है, दो सिचुएशन समझ में आ गई, दोनों नहीं आए या डिफेंडेंट नहीं आया। अच्छा, अब बताओ, प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आके खड़ा है मुंह लटका के, जज बैठा है, प्लेंटिफ नहीं आया, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? केस डिसमिस हो जाएगा। जब कोई इल्जाम लगाने वाला ही नहीं है तो केस डिसमिस हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस डिफेंडेंट एडमिट्स द क्लेम। मतलब समझे, उसको ज्यादा गिल्ट हो गया, डिफेंडेंट आयो कह रहा कोई बात नहीं, कंप्लेन तो उन्होंने करी थी, आई एडमिट, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, तो फिर केस प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे करेगा? वो कर ले रहे हैं। नहीं, प्रोसीजर तभी होता है जब नेसेसरी पार्टी आएगी। ठीक है, सिर्फ लॉयर के होने से क्या होता है? आप पिक्चरों में देखो ना, ये तो होता है, लॉयर तो खड़ा रहता है, लॉयर कहता रहता है रुक जाइए रुक जाइए, है ना? ठीक है, अब बताओ, जज नहीं आया, प्लेंटिफ खड़े, डिफेंडेंट खड़े, ऐसा कई बार हो सकता है। ठीक है, ये सरकारी काम है, इसमें इसीलिए टाइम लग जाता है, एडजर्न हो जाता है। टिपिकली देयर आर 3 केसेस। पहला, दोनों नहीं आए, केस एडजर्न, डिसमिस। सेकेंड, प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया, एक्स पार्टी। और तीसरा, अगर प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेंट आ गया, नॉर्मली इट इज डिसमिस्ड अनलेस ही एडमिट्स द क्लेम। ठीक है, फाइन। एक्स पार्टी वाले में बस एक चीज होती है, अगर एक्स पार्टी हो गया, उसके बाद प्लेंटिफ आया और प्लेंटिफ कह रहा है आई हैड अ जेन्युइन रीजन, हमारे ऊपर ट्रक थी इसलिए नहीं आए, तो वो अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, फाइन। देखो, सबसे फर्स्ट सिचुएशन मार्क करना, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, इफ बोथ द पार्टी डू नॉट अपीयर। तो पहली सिचुएशन क्या हुई? दोनों पार्टीज अगर नहीं आई, व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड। अगर दोनों नहीं आए तो सूट क्या हो जाएगा? डिसमिस हो जाएगा। सेकंड देखो क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 मार्क करो, इफ द डिफेंडेंट इज एब्सेंट। अब क्या हुआ? डिफेंडेंट नहीं आया, इन स्पाइट ऑफ सर्विस ऑफ समन, समन भेजा गया था तब भी नहीं आया, द प्लेंटिफ अपीयर्स, द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी। अब प्लेंटिफ की बात सुन के डिसीजन दे दिया जाएगा। और थर्ड मार्क करना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, इफ द प्लेंटिफ इज एब्सेंट। मिल गया? नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन देखिए, इफ द प्लेंटिफ इज एब्सेंट and the defendant is present at the hearing of the suit, the court shall make an order for dismissal of the suit unless the defendant admits the claim. Any doubt? समझ आ गया सबको? ठीक है,
यस और नो? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? आई नहीं रही, पहुंची नहीं रही? जितनी ताकत है उतने तेज से बोल के दिखाइए। जैसे स्कूल में बच्चे छोटे थे आप कभी, है ना, छोटे में याद करिए पूरी ताकत लगा के चिल्ला के बोलते थे ABCD, बिल्कुल वैसे ही बोलो यस मैम। अच्छा, जितने नंबर आप लाना चाहते हैं JIGL में उतनी तेज बोलना है। ताकत आपकी ऐसी लग रही है कि अब बोल देंगे दिन भर कैसे पढ़ाए, बेड पे पड़े रहेंगे फिर। कम ऑन। ये कितने नंबर आए पता है? 5-6। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। देखो अब आवाज आई, अब लगा कोई बैठा है। ऐसे बोला जाता है, धरती हिल जाए ना, आसमान चटक जाए, खुद में सोचो, थोड़ी एनर्जी है कि अच्छा हम जिंदा हैं अभी। फील तो अब आपको यही आने लगा है ना, जब से CS का कोर्स ज्वाइन किया तब से आधे तो चले ही गए हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन सा, ऐसी आवाज देना चिल्ला के, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आवाज नहीं आई। अब आप ऐसे बोल रहे हैं कि ऊंचा सुनती हैं, तेज बोलो तब सुनाई देगा इनको। अभी अभी कौन सा टॉपिक पढ़ा? अपीयरेंस ऑफ द पार्टी। दोनों लोग नहीं आए, आवाज नहीं आ रही। इसमें सुन लो एक बार में। अच्छा, प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया। एक्स पार्टी, एक्स पार्टी होता है, एक्स पार्टी ना करना, वो पार्टी करने चला गया। अच्छा, प्लेंटिफ नहीं आए, डिफेंडेंट आ गए। समझ गए? ठीक है, ओके। ये देखो क्या हेडिंग है, अ डिफेंडेंट हैज 4 रेमेडीज अवेलेबल इफ एन एक्स पार्टी डिक्री इज पास्ड। आप ही लोग को इंटरेस्ट था ये वाले चैप्टर पढ़ाओ, ये वाले चैप्टर पढ़ाओ, आपके हमको क्या पता इतने बोरिंग थे, है ना। प्रोसीजर है, डिफेंडेंट हैज, हाँ ये सिविल है इसलिए मजा आपको सिविल में भी नहीं आ रही है, जब तक खून खराबा ना आए। वही हम कह रहे हैं, जब तक खून खराबा, रॉबरी, मर्डर, इन सब की बात ना हो तब तक कहाँ इंटरेस्ट। सिविल छोटे केस की बात नहीं करते हम बड़े क्रिमिनल्स हैं, है ना। डिफेंडेंट हैज 4 रेमेडीज अवेलेबल इफ एक्स पार्टी डिग्री इज पास। ये बताओ क्या टॉपिक है? अगर एक्स पार्टी डिग्री हुई है, कब होती थी एक्स पार्टी डिग्री? डिफेंडेंट नहीं आया, ठीक है, अब डिफेंडेंट आ गया, ट्रक निकल गई ऊपर से, अब आ गया वो, ठीक है। उसके पास 4 रेमेडी है, देखो पहला क्या है, ही कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट एक्स पार्टी डिग्री। सेकेंड, ही मे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट। रिव्यू मतलब उसी कोर्ट से कहा जाता है कि आप अपने जजमेंट को रिव्यू करिए, चेक करिए कि भाई हम इस रीजंस की वजह से नहीं आ पाए थे। ही मे अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री। सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री मतलब उस एक्स पार्टी डिग्री को रद्द कर दिया जाए। एंड अ सूट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड टू सेट असाइड एन एक्स पार्टी डिग्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। ये क्या हुआ? अ सूट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड टू सेट असाइड एक्स पार्टी डिग्री ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। हाँ, ये पता चला कि वो ट्रक चलवाई किसने थी? प्लेंटिफ ने ही। अगर ये पता चल गया तो भी हम केस कर सकते हैं, बट नो सूट शैल लाई फॉर नॉन सर्विस ऑफ समन। नॉन सर्विस ऑफ समन में प्लेंटिफ की कोई गलती थोड़ी ना है, नॉन सर्विस ऑफ समन तो प्रोसीजरल गलती हुई है कोर्ट के एंड पे, ठीक है, फाइन। ये 4 रेमेडीज हमारे पास होती हैं अगर एक्स पार्टी डिक्री हुई हो। इसके बाद, हाँ बेटा, अगर हाँ तो ये डिफेंडेंट का था, डिफेंस रखने का, वो आया ही नहीं बेचारा, तो एक्स पार्टी हो गई। भाई ये बात भी तो कहने वाला कोई होना चाहिए कि हमें समझ नहीं मिला, वो तो आया ही नहीं, वो कब, और एक्स पार्टी हो गई, ठीक है। अब जब वो आएगा तो वो ये बोलेगा, ओके। चलो, अब क्या होगा, डिस्कवरी एंड इंटेरोगेशन। डिस्कवरी एंड इंटेरोगेशन मतलब समझ गए, लोगों से पूछताछ करना और डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना, दैट इज व्हाट इज डिस्कवरी एंड इंटेरोगेटरीज। डिस्कवरी मीन्स फाइंडिंग आउट द मटीरियल फैक्ट्स। कह रहे हैं ये डिस्कवरी 2 तरीके की हो सकती है, इंटेरोगेटरीज एंड बाय डॉक्यूमेंट। इंटेरोगेटरी बताओ क्या हुआ? इंटेरोगेशन, पूछताछ करी जा रही है दोनों से। कौन पूछताछ कर रहा है? दोनों के लॉयर्स, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन भी कह रहे थे। तो कुछ चीजें पता चलती हैं इंटेरोगेशन से, और कुछ क्या प्रेजेंट किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स। तो इसी पूरे प्रोसेस को इंटेरोगेशन, डिस्कवरी कहा जाता है।
ऑब्जेक्ट्स क्या हैं डिस्कवरी के? एसरटेन द नेचर ऑफ द केस, ऑब्टेन एडमिशंस ऑफ द एडवर्सरी। एडवर्सरी समझ गए, जो एडवर्स ऑपोजिट पार्टी है, कह रहे वो क्या एडमिट कर रहा है, उसका क्या क्लेम है, उसको क्या क्या कहना है, ये सारी चीजें एडमिट कर ली जाती हैं। ओके, एंड डिस्कवरी बाय इंटरोगेशंस में भी है, फॉर ऑब्टेनिंग डिस्कवरी ऑफ फैक्ट विच रिलेट्स एक्सक्लूसिवली टू द एविडेंस ऑफ एडवर्सरी। इसमें एक चीज देखो, ये हेडिंग क्या है मैं आपको बताएं, बट इंटेरोगेटरीज विल नॉट बी अलाउड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। ये वाले इंटेरोगेशन नहीं हो सकते। इसमें फोर्थ पॉइंट देखो, इंटेरोगेटरीज दैट आर ऑफ फिशिंग नेचर। फिश कहां से आ गई यहां? आपने ये लाइन सुनी है कभी कोर्ट में कि इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर दूसरा लॉयर कहता है ताल्लुक है मिलॉर्ड, बहुत गहरा ताल्लुक है। सुनिए ये लाइन, ये पॉइंट है, फिशिंग नेचर। आपसे ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका केस से कोई रिलेशन नहीं है। अगर टोटली अनरिलेटेड है तो उसको फिशिंग नेचर मान के उनको कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन अगर दूसरा लॉयर ये कह दे कि ताल्लुक है और कोर्ट कन्विंस हो जाए तो उसको फिशिंग नेचर का नहीं मानते। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इंटरोगेशंस नहीं किए जा सकते। डिस्कवरी हो गई, इंटरोगेशन हो गया, ये रीड कर लेना वही है। डिस्कवरी बाय डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो मंगा लिए जाएंगे। इसके बाद इश्यूज, इन सारी चीजों, सबूतों और गवाहों के बेसिस पे अब क्या किया जाएगा? इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे कि इनके खिलाफ क्या क्या इल्जाम है। इश्यूज अराइज व्हेन अ मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय अदर। किसी भी केस में इशू तब आएगा जब एक ने इल्जाम लगाया और दूसरे ने डिनाई किया। आप समझ रहे हैं, हमने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, आपने कहा हाँ हो गई गलती, तो कोई इशू ही नहीं हुआ। इशू कब होगा? हमने कहा आपने गलत किया, आपने कहा नहीं हमने गलत नहीं किया, अब इशू आएगा। ठीक है, तो अगर हमने सीधे सीधे बोला और आपने एडमिट कर लिया तो फिर इश्यूज का कोई मतलब ही नहीं होगा। ये जितने भी इश्यूज हैं ये सब फ्रेम किए जाएंगे और इन इश्यूज के बेसिस पे सीधे लास्ट में अब क्या आ जाएगी? हियरिंग ऑफ द सूट। सिर्फ एक एक लाइन पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वाला हमने मैप करा दिया आपको। हियरिंग ऑफ द सूट में नॉर्मली, अच्छा बताओ केस में कौन शुरू करता है, प्लेंटिफ की डिफेंडेंट? प्लेंटिफ। नॉर्मली स्टार्ट कौन करेगा? प्लेंटिफ करेगा। लेकिन अगर मान लो डिफेंडेंट खुद कह रहा है, प्लेंटिफ के कुछ कहने के पहले डिफेंडेंट ने शुरू कर दिया हाँ हमने गुनाह किया है, तो डिफेंडेंट करेगा। अदरवाइज नॉर्मल रूल क्या है? द प्लेंटिफ हैज अ राइट टू बिगिन अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द फैक्ट अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ। अगर डिफेंडेंट ने खुद एडमिट कर लिया तो डिफेंडेंट बोलेगा, अगर उसने खुद एडमिट नहीं किया है देन इन दैट केस कौन स्टार्ट करता है? प्लेंटिफ। Where there are several issues, the burden of proving some of which lies on the other party, the party beginning as an option to produce his evidence on those issues or reserve it by way of an answer to the evidence produced. ये लाइन का मतलब समझ लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना। मेरे पास जो भी सबूत है प्लेंटिफ के पास, उसके पास दो तरीके हैं प्रेजेंट करने के। पहला तरीका ये होता है कि वो अपनी बात रख दे, उसका एविडेंस रख दे। दूसरा तरीका वो अपने कुछ सबूत बचा के रखता है कि जब हमसे ये क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा तब हम ये प्रेजेंट करेंगे। आप समझ गए हम क्या कह रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट वो दो तरह से अपने एविडेंसेस रख सकता है। पहले उसने जो इल्जाम अपनी बात कही और कहा ये सारे एविडेंसेस हैं, या तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया उसने अपने कुछ एविडेंस अपने पास रिजर्व करके रखे, छिपा के रखे कि जब हमसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा तब हम देंगे। ठीक है, अगर नहीं पूछा गया तो हम नहीं प्रेजेंट करेंगे। बेनिफिट कुछ नहीं है, हम क्यों जबरदस्ती एक्स्ट्रा चीज क्लैरिफाई करें? हो सकता है इतना क्लैरिफिकेशन देने में जो तुम्हारे मन में ना आ रहा हो वो आ जाए। कभी कभी ज्यादा सफाई देना भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब आपने कहा हम तो वहां थे ही नहीं, हमारी तो ट्रेन हो गई थी, हम तो यहाँ गए थे, तो जरूर दिमाग में आ जाएगा कि ऐसे कैसे। ठीक है, तो उतना बोलो जितना जरूरी है, स्पेशली कोर्ट में। हाँ, ये हो सकता है जब उसने वो पॉइंट उठा दिया तो तुम्हारे पास है उस बात का प्रूफ। ठीक है, बाप को जरूरत नहीं है सब कुछ बोलने की, हम यहाँ थे, ये कपड़े पहने थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, क्यों बोलो अपनी तरफ से? अपने जितना जरूरी उतना बोल दो। उसने मान लो काउंटर रेज कर दिया, देन यू शुड बी हैविंग सम पॉइंट। ठीक है, बाकी जब प्रैक्टिकली केस चलेगा ना आप पे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अच्छा उस दिन क्लास में ये बोल रही थी। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, दो दोस्त आपस में भिड़ जाओ, टॉर्ट का केस हो जाएगा। ठीक है, बैटरी कर लेना, याद है ना बैटरी पहले असॉल्ट से शुरू करना, फिर बैटरी कर देना। ठीक है, और फिर उसके बाद केस चलेगा, फिर ये सारे स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे।
ठीक है, ओके। हमारे खिलाफ मत करना केस कि इनको भी ले चलेंगे। एफिडेविट क्या होता है? अच्छा, कोर्ट में सबूत कैसे लाए जाते हैं? मतलब जैसे कोई गवाह आया, फिर क्या करवाया जाता है उससे? ओथ, ओथ दिलवाई जाती है। क्या होती है ओथ? पता है सब है तुम लोगों, है ना? मैं गीता की कसम खा के बोलता हूं, मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये तो हो गई विटनेस की ओथ। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट को कसम कैसे दिलवाओगे? डॉक्यूमेंट को गीता के ऊपर रख दोगे? समझ गए ना? विटनेस ने तो कसम खा ली, बट आप एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करके ले आए, वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट ओथ कैसे लेगा? उसके लिए हमें उसके साथ क्या लगाना पड़ता है? एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट में लिखा होता है कि हम जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो सच है, ठीक है, और अगर इसमें कोई गलती निकली देन आई विल बी हेल्ड लायबल। इसको कहा जाता है एफिडेविट। ओके, एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट, ये भी एक रिटन स्टेटमेंट है ऑफ द डेपोनेंट ऑन ओथ duly affirmed by any court or magistrate. An affidavit can be used in the following cases: the court may at any time of its own motion or application of any party order that a fact may be proved by affidavit. कई बार कोर्ट खुद कह देता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लाए उनके साथ एफिडेविट लगेगा। इवन आप लोग भी कई बार फॉर्म हम भरते हैं, अपनी कुछ मार्कशीट्स वगैरह देते हैं ना, तो उसके साथ एफिडेविट लगता है कि आप एफिडेविट लगा दीजिए कि आपने जो मार्कशीट्स लगाई हैं वो सब ट्रू हैं, ओरिजिनल हैं। अब उसके बाद अगर उसमें कोई गलती निकली तो फिर वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, द कोर्ट में एट एनी टाइम ऑर्डर दैट द एफिडेविट ऑफ एनी विटनेस में बी रेड एट द हियरिंग unless either party bona fide desires to cross examine him and he can be produced. तो अगर विटनेस आ सकता है तो वो आके गवाही देगा, अगर विटनेस आ नहीं सकता तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, और अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है तो फिर से उसकी ओथ कैसे होगी? एफिडेविट के थ्रू। आप बात समझे हमने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू। हाँ, ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। विटनेस अगर आके गवाही देता है तो उसका ओरल ओथ हो जाएगी। अगर विटनेस आ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट आएगा, और स्टेटमेंट के साथ क्या लगा होगा? एफिडेविट। अच्छा, ये आपने सुना है पुलिस के सामने बयान दिया और कोर्ट में बयान दिया, कौन सा माना जाता है? कोर्ट वाला। पुलिस के सामने आपने जो बयान दिया है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग अभी एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे। अगर आपने पुलिस के सामने बयान दिया, ठीक है, उसके बाद आपको कोर्ट में आना था लेकिन बीच में चल बसे, अब जो पुलिस के सामने रिकॉर्ड किया है उसको माना जा सकता है। पुलिस वाला इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस वाले ने वो आपको डरा धमका के लिखवाया है, इसलिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पुलिस वाले ने हमें डरा धमका के करवाया था, जबकि सच ये है, इसलिए पुलिस वाले रिकॉर्ड को मतलब स्टेटमेंट को वैलिड नहीं मानते। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये सब कुछ होने के बाद फाइनली क्या हो जाती है? जजमेंट। द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड shall pronounce the judgment in an open court either at once or on some future date. ये क्या चीज है? either at once or on some future date. ज्यादातर केसेस में वो ये कहते हैं कि ठीक है सब कुछ हो गया, अब इसका जो जजमेंट है वो अगली तारीख को होगा, ठीक है, तो उसी दिन भी दे सकते हैं, अगले दिन भी दे सकते हैं। The proper object of a judgment is to support by the most cogent reason that suggests themselves final conclusion at which the judge has consentaneously arrived. हमको ये रीजन, ये लाइन बताओ क्या है? The object of judgment is to support by most cogent reason that suggests final conclusion. क्या है ये जजमेंट? क्यों जरूरत पड़ी? कोजेंट रीजन समझ गए? जजमेंट की जरूरत ही ये थी कि हमें रीजन लिखना था। जज जिस डिक्री, ये लाइन सुनना, जज की जो डिक्री है उसका रीजन इज जजमेंट। जज ने जो डिक्री सुनाई, ये जीता ये हारा, इसका रीजन क्या है? उसकी रीजन के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया गया उसी को क्या कहा जाएगा? जजमेंट। एनी डाउट? सीख गए पूरा केस कैसे होता है? पक्का लड़ लेंगे अकेले? अच्छा, डिक्री हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी, डिक्री पढ़ा था ना? क्या होता है डिक्री? डिक्री क्या था? फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। फिर उसके बाद सब कुछ हो गया, अब क्या होंगी? अपील्स। अब एक स्टेप आगे बढ़े, जजमेंट हो गया, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं? अपील। कह रहे हैं अपील 4 तरीके की होती है। सबसे पहले बताओ क्या हुआ इसका मतलब? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, मतलब
पहली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने हमने केस फाइल किया, उसने डिसीजन दिया, उसके डिसीजन के खिलाफ अगर हम अपील कर रहे हैं तो दैट इज अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेकंड अपील बताओ कौन सी हुई? सेकंड अपील, एपिलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया, उसके खिलाफ हम अपील फाइल कर रहे हैं। ये क्या हुआ? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, अपीलेबल ऑर्डर्स। हमको बताओ ऑर्डर्स अपीलेबल होते थे? नहीं, लेकिन कुछ ऑर्डर्स होते थे जो अपीलेबल होते थे। कुछ बताइए क्या होते थे? देख कर आओ फटाफट। लेट मी सी, आप कौन सी बुक निकालेंगे देखने के लिए? फॉल्स वेक्सेशियस क्लेम और रिफ्यूज टू लीव, हाँ सूट। देन अरेस्ट अटैचमेंट ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स, हाँ लास्ट वाला भी यही था। कुछ बच्चों को मिला कि नहीं मिला? कुछ बच्चों को अभी तक मिला नहीं हो, कुछ गए नहीं, वो कह रहे रहने दो, वापस यहीं आना है। चले आगे, तीसरी हो गई। हाँ बेटा, सेकेंड अपील मतलब एपिलेट, जैसे कंपनी के रिस्पेक्ट में समझो, सबसे पहले डिसीजन दिया एनसीएलटी ने, उसके अगेंस्ट हम कहाँ गए? एनसीएलएटी में, ये फर्स्ट अपील हुई। अब एनसीएलएटी ने डिसीजन दिया, उसके खिलाफ हम अपील करेंगे। बताओ कहाँ करते हैं एनसीएलएटी के खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट में? पहले उसको वो समझा दें। उसके अगेंस्ट जैसे हमने मान लो सुप्रीम कोर्ट में केस किया, ये सेकंड अपील हो गई। एपिलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दिया, उसके खिलाफ अपील कर रहे हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है, एनसीएलएटी के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। हाउ मेनी ऑफ यू से सुप्रीम कोर्ट? कुछ सुप्रीम भी बोले थे। सुप्रीम नहीं जाते? अच्छा, हमको ये बताओ ऐसा कैसे? वैसे सुप्रीम जाते हैं। हमको ये बताओ ऐसा कैसे होता है कि कई बार एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ हाई कोर्ट जाते हैं और कई बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? किस लेवल की है? एब्सोल्युटली, मतलब समझे, अगर एडजुडिकेटरी मतलब जो एपिलेट अथॉरिटी है जैसे एनसीएलएटी है, उसकी पावर हाई कोर्ट के पैरेलल है, तो अगली अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास। और कुछ एपिलेट अथॉरिटीज होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के नीचे वाले लेवल की आती हैं, तो उसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में जो एपिलेट अथॉरिटीज होती हैं, एपिलेट के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से डिपेंड करता है। फाइन। अच्छा, 3 अपील्स हो गई और चौथी अपील देखो कौन सी है? अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसके पास चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। देखो सबसे पहले है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। दीज अपील में बी प्रेफर्ड इन द कोर्ट सुपीरियर टू द कोर्ट पासिंग द डिक्री। एनी डाउट इन दिस लाइन? जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके सुपीरियर कोर्ट में जाएगी। ये फर्स्ट अपील हुई। सेकेंड अपील, as per section 100 of civil procedure code, an appeal lies to the high court from every decree passed in an appeal by any subordinate court। यानी एडजुडिकेटरी अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया है उसकी अपील चली जाएगी उसके हायर कोर्ट में। ये हो गई सेकेंड अपील। थर्ड देखो, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, वही दिया था वैसे आगे भी। ठीक है, यही पढ़ के आए आप लोग, पीछे गए ना मेहनत करके। अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, इसमें लिख लो ऑलरेडी डन। और चौथे वाले में आओ, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हर केस नहीं जा सकता। जब लोअर कोर्ट ये सर्टिफाई करे कि दिस केस इज फिट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट में जाता है। आप सोच के देखो, एक सुप्रीम कोर्ट इतने सारे केसेस कैसे मैनेज हो सकते हैं? तो ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलता है और वो लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट ही दे, हाई कोर्ट देगा कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट जाने लायक है या नहीं है। So, from any decree or order of the civil court, when case is certified by the court deciding it to be fit for appeal to the Supreme Court, or when special leave is granted, इसको हम लोग SLP कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो, स्पेशल लीव पिटिशन। इसका मतलब समझ लीजिए, कई बार क्या होता है, जैसे हमने किसी कोर्ट में केस किया, आप लोग सुन रहे हैं हमारी? अच्छा, हमको लगा सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे हमने किसी कोर्ट में केस किया, उस केस का डिसीजन आ गया, लेकिन दैट केस वाज नॉट अपीलेबल। कुछ केसेस होते हैं जो अपीलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब वो केस अपीलेबल नहीं था तो हम अपील फाइल नहीं कर सकते, लेकिन हमको लगता है मेरे साथ ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है,
ऐसे केस में हम सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन देते हैं, केस नहीं फाइल करते, पिटिशन देते हैं, स्पेशल परमिशन, कि भाई ये केस था, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस केस को देखें और अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे इस केस के अगेंस्ट अपील ले लीजिए। इसको स्पेशल लीव पिटिशन कहा जाता है। जब अपील करने का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था तो हम सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन फाइल, पिटिशन का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट फाइल करेंगे कि आप देख लो पूरा केस, इफ यू फील कि हाँ मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है देन काइंडली टेक अप माय केस, देन दैट केस गोज टू सुप्रीम कोर्ट। इसको एसएलपी कहते हैं। सेकंड, दूसरा होता है या तो जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट। ये तो है ही, अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो हाई कोर्ट के अलावा हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन। हमको बताओ सेकंड में और थर्ड में क्या फर्क है, बस फिर छोड़ देंगे सेकंड और थर्ड में। सेकंड वाले में हाई कोर्ट की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन थी और थर्ड वाले में हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड, हाँ सेकंड वाले में केस पहले डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा, फिर हाई कोर्ट में हुआ होगा, फिर सुप्रीम गया होगा, और थर्ड वाले में वो केस डायरेक्टली हाई कोर्ट गया होगा, वहां से सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, तो 4 तरीके के अपील्स बताओ कौन कौन से हुए। पहला ओरिजिनल डिक्री, सेकंड अपील, थर्ड अपील फ्रॉम ऑर्डर्स एंड फोर्थ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। एनी डाउट? ठीक है, ये सारा मैटर जितना मार्क कराए उतना करना, बहुत डिटेल में मत करिएगा। फाइन, चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, ये देखो आपके बुक में दिया है कमर्शियल कोड का, सबके बुक में है ना कमर्शियल कोड का टॉपिक, ये कमर्शियल कोर्ट एक्ट है ना सबके में, ठीक है।